स्टूडेंट, बेटा ये आप लोगों का एक नया चैप्टर आपका स्टार्ट होगा आज, जिसको हम बोलते हैं ऑप्टिक्स। ठीक है ना। और ऑप्टिक्स में हम जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो पार्ट है, लाइट जो विजिबल पार्ट है ना, उसको हम लोग ऑप्टिक्स में डील करने वाले हैं। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में अगर बात करते हो तो कहोगे सर रेडियो वेव भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, माइक्रोवेव वेव भी क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, अल्ट्रावायलेट भी क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो हम सारे के सारे ईएम वेव को ऑप्टिक्स में डील नहीं करते हैं। हम लोग उसी पार्ट को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के उसी पार्ट को डील करने वाले हैं जो कि विजिबल रेंज में होता है। बेटा किस में होता है? विजिबल रेंज में। और विजिबल रेंज को ही बोलते हैं लाइट। ठीक है ना। तो आपको पता है कि जो विजिबल की रेंज का जो आपने कहा कि विवग्योर होता है हमारा, VIBGYO, ये आपके पास 7 कलर्स हैं। यही क्या है? यही विजिबल रेंज में आते हैं। यही कलर हमको दिखाई पड़ते हैं, हमारी आँख इसी कलर को देख पाएगी, है ना। और जो उनकी रेंज होती है वो रेंज कितनी होती है? जो वेवलेंथ रेंज होती है कितनी है? 3800 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7600 एंगस्ट्रॉम की वेवलेंथ रेंज होती है। इस वेवलेंथ रेंज में जो भी लाइट रे हमारी आंखों पे पड़ने वाली है तो उससे हम क्या है, ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। तो ये विजिबल रेंज में ये दिखाई देने वाली लाइट की रेंज है ये। इसके बाद आपका अल्ट्रा वायलेट आएगी, बाद में अल्ट्रा वायलेट जिसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, वेवलेंथ बहुत। तो आपने कहा कि इधर आपकी अल्ट्रा वायलेट आई, तो विजिबल रेंज की बात है। विजिबल रेंज के बाद अल्ट्रा वायलेट है, एक्स रेज है, गामा रेज है, रेडियो वेव है, माइक्रोवेव है। ये हमको, हमारी आंखें इसको सेंस नहीं कर पाती, डिटेक्ट नहीं कर पाती हैं। तो ऑप्टिक्स में हम वही पढ़ने वाले हैं जो हमें दिखाई पड़ता है। तो ऑप्टिक्स में हम लाइट को डील करने वाले हैं। लाइट का मतलब जो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो इस रेंज में आ रही है, 3800 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7600 एंगस्ट्रॉम के बीच में आएगी, जिसको बोलते हैं विविग्योर, हमारे जो 7 कलर्स होते हैं। ठीक है ना। तो अब सबसे पहले हमने ऑप्टिक्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया। एक बनाया हमने रे ऑप्टिक्स, दूसरा हमारा बना वेव ऑप्टिक्स। ठीक है ना। जिसको बोलते हैं, रे को बोलते हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी बोलते हैं, ज्योमेट्री की तरह इसको हम ट्रीट करते हैं। और ये आपका है वेव ऑप्टिक्स। वास्तव में लाइट का जो नेचर है वो वेव का ही है। वेव जो आपने अभी इसके पहले पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो वही लाइट आपकी वेव ही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है। लेकिन लाइट का जो बिहेवियर है, ठीक है ना, वो बदलता रहता है। जैसे मान लो कि आपके पास एक प्लेन मिरर है, मैं आपको लेके बता, अब मान लो आपके पास एक प्लेन मिरर है, या आपके पास एक कोई ऑब्जेक्ट है, ये आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है ना। इसकी साइज़ बहुत ही बड़ी साइज़ है। ठीक है ना। अब इस ऑब्जेक्ट पर अगर मान लो कोई लाइट आके पड़ी, यहाँ पर लाइट यहाँ पर पड़ेगी और रिफ्लेक्ट होगी ऐसे। ठीक है ना। तो रिफ्लेक्ट होगी तो हमको ऑब्जेक्ट यहाँ दिखाई पड़ेगा। अगर हम यहाँ खड़े पे हैं, अगर हम खड़े हैं तो हमको यहाँ पर ऑब्जेक्ट दिखाई पड़ेगा। ठीक है ना। तो ये जो ऑब्जेक्ट की साइज है, वास्तव में ये जो ऑब्जेक्ट की साइज है ये बड़ी साइज है बहुत ही। हमारे अमूमन हमारी लाइफ में जिस भी हम ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो कैसे देखते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम कैसे देखते हैं, उसके देखने का क्या फिनोमेना है, उसको मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ, इसके बाद मैं आगे बढ़ूँगा। ठीक है बेटा जी। आपने कहा कि भाई देखो 2 तरीके से हम ऑब्जर्वेशन करते हैं। मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, मान लो हमारा सन यहाँ पे है, ये हमारा सन है ये। ठीक है बेटा जी। ये कोई ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे है। ओके। अब यहाँ पर सन से लाइट आके यहाँ पे गिरेगी, लाइट इंसिडेंट ऑन द ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर मान लो आप खड़े हो। ठीक है ना। ये आप यहाँ पर, अब लाइट रिफ्लेक्ट होकर के आपकी आंखों पे आगे गिरी, ये तो आपको ऑब्जेक्ट दिखाई पड़ेगा। मतलब जैसे लाइट यहाँ पर इंसिडेंट किया और इससे रिफ्लेक्ट होकर आपके आंखों तक आई, तो आपने इस ऑब्जेक्ट को देखा और आपकी आंखों ने इसको डिटेक्ट किया और ब्रेन को दी इन्फॉर्मेशन, आप समझ गए कि यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है। तो ये जो आप देख रहे हो ये कौन सा आपका प्रोसेस बेटा है? ये रिफ्लेक्शन है भाई, रिफ्लेक्शन प्रोसेस। ठीक है बेटा जी, कोई दिक्कत तो नहीं है।
रिफ्लेक्ट होकर के लाइट आपकी, तो ये जो इस प्रोसेस को लाइट रिफ्लेक्ट होकर आपकी आंखों तक गिरी, इस प्रोसेस को समझने के लिए हम लाइट को रे की तरह ट्रीट करेंगे। ये लाइट रे है ना, वास्तव में ये वेव, यहाँ से क्या निकलती है, वेव निकलती है, वेव। तो वेव तो पूरी की पूरी यहाँ से एक रे नहीं निकल रही, ये वेव निकलेगी। उसी पूरी वेव एनर्जी को हम एक लाइट रे की तरह ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो रिफ्लेक्शन फिनोमेना को हम लाइट को क्या मानेंगे, जब लाइट रिफ्लेक्शन फिनोमेना शो करेगी तो हम कहेंगे लाइट एज ए रे की तरह है, उसको रे की तरह ट्रीट करके हम रिफ्लेक्शन फिनोमेना को डील कर लेंगे। ठीक है बेटा जी, तो ये आप तो समझ गए इस बात को, कोई प्रॉब्लम की बात तो इसमें है नहीं, ठीक है ना। लेकिन व्हाट हैपन अगर इसी ऑब्जेक्ट की साइज बहुत छोटी हो जाए, बहुत छोटी हो जाए, मतलब इसी ऑब्जेक्ट की साइज इतनी बड़ी हो जाए कि आप अपनी आंखों से उसको ना देख सको, इतनी छोटी। अब कितनी छोटी, अगर मान लो, जैसे मान लो इसकी अपनी साइज है, अगर जो विजिबल रेंज की जो ये है ना आपका, ये आपका है विग्योर है ना, ये आपने कहा कि यहाँ से कितनी आपकी जो वेव लेंथ रेंज है वो 300 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम बहुत छोटा होता है ना, 76,000 एंगस्ट्रॉम। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की साइज इस रेंज में आ गई, एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है बहुत ही छोटा होता है ना, 10⁻⁻10 मीटर के रेंज में होता है, ये बहुत ही छोटा है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की साइज अगर इतनी छोटी हो जाए कि इस रेंज में इसके ऑर्डर में आने लगी, मतलब बहुत ही छोटी साइज, मतलब उसको एंगस्ट्रॉम में -10 मीटर, -9 मीटर, -8 मीटर की साइज उसकी होने लगे, तब जब इस पे लाइट गिरेगी तो क्या होगा, इस ऑब्जेक्ट पे जब लाइट गिरेगी तो लाइट गिरने के बाद जो लाइट का बिहेवियर होगा, उस बिहेवियर को समझने के लिए आप लाइट को रे की तरह नहीं ट्रीट करोगे। अगर लाइट को आपने रे की तरह ट्रीट कर लिया तो लाइट के बिहेवियर को आप समझ नहीं पाओगे। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि लाइट को दो पार्ट में इसलिए डिवाइड किया गया क्योंकि जब लाइट बड़े बड़े ऑब्जेक्ट पर गिरती है, एनकाउंटर करती है, ठीक है ना, तो जो लाइट का बिहेवियर होता है, रिफ्रैक्शन होना, रिफ्लेक्शन होना, इन सब बिहेवियर को हम आसानी से रे ऑप्टिक्स से डील कर लेते हैं। लेकिन जब ऑब्जेक्ट की साइज बहुत छोटी होने लगती है, बहुत ही छोटी होने लगती है, वो विजिबल जो रेंज है उसके ऑर्डर में अगर साइज आने लगे, तब उसको हम क्या है, रे की तरह ट्रीट करके लाइट के फिनोमेना को डील नहीं कर पाएंगे। ठीक है बेटा जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं आपको यहाँ पर मैंने एक देखो एग्जांपल यहाँ दिया है, देखो यहाँ पर देखो 3 कार्डबोर्ड मैंने बनाया है, एक यहाँ फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, और यहाँ पर स्क्रीन बनाई हमने है। ठीक है बेटा जी, और इसमें देखो कई सारे होल्स बनाए हुए हैं, एक सेंटर पे होल बनाया हुआ है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी कई सारे होल्स बनाए हैं, एक सेंटर बनाया हुआ बड़ा सा, और एक छोटे छोटे होल्स यहाँ ऊपर नीचे बना दिए हैं। इस तीसरे वाले कार्डबोर्ड में सिर्फ हमने एक होल बनाया, यहाँ पर हमारी स्क्रीन है। जब यहाँ से लाइट निकलेगी तो आप देखो कि लाइट जो है स्ट्रेट पाथ ट्रेवल करती है, तो लाइट इस होल से भी निकलेगी, इसमें से भी बाहर निकलेगी, और ये जो सेंटर वाला होल है उससे भी बाहर निकलेगी, ठीक है ना। लेकिन अब ये जो लाइट रे है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर होल नहीं है, यहाँ पर होल नहीं है, तो ये लाइट रे जाकर यहाँ पर ब्राइट स्पॉट यहाँ बना देगी, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। क्या लाइट रे ये वाली जो लाइट रे है इस स्क्रीन तक पहुँच पाएगी? आप कहोगे सर नहीं, क्योंकि यहाँ होल बना ही नहीं है। लेकिन सेंटर वाले पार्ट में अगर ये इसका होल और इसका दूसरे वाले कार्डबोर्ड का होल, और जो तीसरे वाले कार्डबोर्ड का जो होल है, ये देखो तीनों एक लाइन में है, तो लाइट जो है इससे पास होती हुई इससे पास होगी, फिर इससे पास होगी, जाकर यहाँ स्क्रीन पे यहाँ पर ब्राइट स्पॉट आपके बन जाएंगे। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पर क्या है, आपका यहाँ पर ब्राइट स्पॉट आपका बन जाएगा, ठीक है ना। ये लाइट पहुँचेगी, यहाँ बनाएगी ब्राइट स्पॉट, है कि नहीं बेटा जी। अब मैं अगर आपसे पूछूँ कि लाइट, तो यहाँ से प्रूफ हो गया कि लाइट जो है रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन कर रही है, स्ट्रेट लाइन पाथ को ट्रैवल कर रही है। इसलिए लिखा है, इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which describes the light propagation in term of light ray which are used to theoretically demonstrate। हम इसको theoretically demonstrate करने के लिए हम इसका यूज करते हैं, rectilinear propagation of light। लाइट क्या है, एक स्ट्रेट पाथ ट्रेवल कर रही है। अब स्पॉट आपको दिखाई पड़ रहा है, स्पॉट ठीक है दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि लाइट आपको रिफ्लेक्ट होकर दिखाई पड़ेगी, तो यहाँ पर आपको स्पॉट दिखाई पड़ेगा। जब आपको यहाँ स्पॉट दिखाई पड़ रहा है, इसका मतलब कि ये लाइट गई होगी इसके अंदर से,
यहाँ पर पड़ी होगी स्क्रीन पर, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के आपकी आंखों तक आई होगी। तो आपने कहा ठीक है, यहाँ पर स्पॉट बन गया। लेकिन जो ये होल है ना, ये छोटा सा जो होल है, अगर इस होल को छोटा करते जाओ, छोटा करते जाओ, छोटा करते जाओ, और इतना छोटा कर दो कि ये अप्रॉक्सीमेटली क्या है, विजिबल रेंज का जो वेवलेंथ रेंज नहीं उस उतने मीटर में, मतलब 10⁸ मीटर का रेडियस बना दो, इसका 10⁹ मीटर का बना दो। तो आप देखोगे इतने छोटे होल से जब लाइट पास होगी, इससे पास होगी, यहाँ पर स्पॉट नहीं बनेगा, स्पॉट यहाँ नहीं बनेगा। यहाँ पर क्या है, ये स्पॉट नहीं बनेगा, पूरा का पूरा लाइट आपको यहाँ पर पूरी की पूरी लाइट जो है बिखर के दिखाई पड़ेगी, स्पॉट नहीं बनेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जब आपने होल की साइज को बहुत छोटा करने लगे आप, तो लाइट का जो बिहेवियर है वो चेंज होने लगा। अभी तो स्ट्रेट लाइन पाथ बिल्कुल स्पॉट बन गया, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं दिखाई पड़, क्योंकि होल आपका बड़ा है। यहाँ पर जो कार्डबोर्ड का होल क्या है, बड़ा है, इसलिए क्या है, सीधे लाइट पास होती है, यहाँ पर स्पॉट बन गया। तो नॉर्मल जो हमारा रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है, वो फिनोमेना हमको यहाँ पर डील कर लेंगे, हम लाइट रे से इसको डील कर देंगे, रे ऑप्टिक्स मान करके। लेकिन अगर कार्डबोर्ड के होल को अगर बहुत छोटा कर दिया हमने, तो लाइट का जो बिहेवियर है वो अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, आप यहाँ देखोगे, यहाँ पर जो है कि डार्क है, ब्राइट है, कहीं पर ब्राइट, कहीं पर डार्क, बहुत सारे डार्क ब्राइट यहाँ पर स्पॉट आपको दिखाई पड़ने लगेंगी। तो वो अलग टाइप का फिनोमेना हो जाएगा। आप कहोगे सर कि यहाँ से तो आपका एक ही होल दिखाई पड़ रहा है, लेकिन एक होल से लाइट एक ही बार पास होगी, एक ही स्पॉट बनना चाहिए, लेकिन बहुत सारे स्पॉट आपको बनते हुए दिखाई पड़ेंगी। तो लाइट का एक अलग टाइप का बिहेवियर हो जाता है। जब डायमेंशन, जब साइज ऑब्जेक्ट की या होल की साइज बहुत छोटी होती है, तो लाइट जो है अलग टाइप की बिहेवियर करने लगती है। तो उस बिहेवियर को डील करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, वेव ऑप्टिक्स लानी पड़ती है। वेव ऑप्टिक्स, लाइट को वेव मान के हम उसको डील करते हैं। यानी कहने का मतलब अमूमन जो भी हमारे सामने हमारी लाइफ में जो हमको बड़े बड़े ऑब्जेक्ट दिखाई पड़ रहे हैं, जैसे हमको टीवी है, आपकी वॉल है, आपका टैब है, आपका मोबाइल है, इस पर लाइट जब गिरती है, गिरने के बाद जब रिफ्लेक्ट होती है, तो आपको वो सारे ऑब्जेक्ट दिखाई पड़ते हैं। ये जो लाइट के फिनोमेना है, सब के सब किससे डील कर लेंगे हम लोग, रे ऑप्टिक्स से, जिसको हम प्रॉपर देख पाते हैं। लेकिन बहुत छोटी, अगर एक डस्ट पार्टिकल है, एक छोटा डस्ट पार्टिकल है, बहुत ही छोटा है, उस पर लाइट गिरती होगी, गिरने के बाद उसका बिहेवियर एक अलग टाइप का होता होगा, तो उसको हम क्या है, रे ऑप्टिक्स से डील नहीं कर पाएंगे। इसीलिए कहते हैं कि रे ऑप्टिक्स अमूमन जो है हमारी लाइफ में जो हमको दिखाई पड़ रहा है, सबको हम लाइट को रे मान के डील कर लेंगे। लेकिन वेव ऑप्टिक्स के लिए इंटरफेरेंस ऑफ लाइट बहुत ही माइक्रो लेवल पे आपको जाना पड़ेगा, तब जाकर क्या है हम लोग जो है कि ये जो वेव नेचर, जो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट हो रहा है, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हो रहा है, इनको हम डील कर पाएंगे। तो डिटेल में आपको इतना समझना है कि ये वो ब्रांच है जो बड़े बड़े ऑब्जेक्ट पर जब लाइट गिर करके एनकाउंटर करेगी, जैसे प्लेन मिरर है, तो लाइट जब प्लेन मिरर पर गिरेगी तो मिरर की साइज़ कितनी कर सकते हो आप, 1 सेंटीमीटर, बहुत छोटा 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर रख सकते हो। तो ये साइज़ जो है 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर साइज़ जो है, इस रेंज से तो बहुत बड़ी है, क्योंकि ये जो एंगस्ट्राम में है ना, ये 10⁻10 मीटर -9 मीटर के ऑर्डर का रेंज है ना आपका ये। अब 1 सेंटीमीटर तो मीनिंगफुल होती है साइज़। तो अगर किसी मिरर पे लाइट गिर रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है, तो उसको हम क्या मानेंगे, लाइट को रे मानेंगे कि रे ऑप्टिक्स है, ठीक है ना। रे ऑप्टिक्स से उसको हम रे से हम डील कर लेंगे। लेकिन साइज अगर बहुत छोटा कर दें, बहुत ही छोटा कर दें, तो वहाँ पर फिर हमें क्या करना पड़ेगा, और कितना छोटा, जब वो जो आपका जो विजुअल रेंज की जो वेवलेंथ रेंज है उसके बराबर अगर हम साइज कर देते हैं, तो हमको क्या है, वेव ऑप्टिक्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो ये 2 कैटेगरी हो गई। लाइट के बिहेवियर के हिसाब से 2 ऑप्टिक्स बना दिया गया है। तो अभी जो हम लोग पढ़ेंगे वो रे ऑप्टिक्स पढ़ेंगे। रे ऑप्टिक्स में देखेंगे जो ऑब्जेक्ट है जिस पर लाइट गिरने वाली है, जिस ऑब्जेक्ट पर, उस ऑब्जेक्ट की साइज क्या होगी, वेवलेंथ जो है विजुअल रेंज की, उसके कंपेयर में बहुत ही बड़ी होगी। ठीक है बेटा जी। तो ये 2 ब्रांचेज मैंने बनाई हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को हम रे ऑप्टिक्स मान के चलेंगे, रिफ्लेक्शन को भी रे ऑप्टिक्स से हम डील कर लेंगे। और वेव ऑप्टिक्स में क्या है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। लाइट में एक फिनोमेना है इंटरफेरेंस का, तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को अगर डील करना है, आगे चल के बताएंगे आप, तो हमको लाइट को वेव मानना पड़ेगा। वेव मान के ही आगे बढ़ पाएंगे हम। डिफ्रैक्शन को भी वेव मान के आगे चलेंगे, और पोलराइजेशन को भी क्या है, हम वेव मान के चलेंगे। तो बहुत सारे फिनोमेना ऐसे हैं कि अब आगे चल के देखोगे आप लोग, तो लाइट का बिहेवियर और चेंज होगा। जब आप लोग मॉडर्न फिजिक्स में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को डील करोगे, तो लाइट आएगी, मेटल पे पड़ेगी, है ना, और मेटल से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। तो जो लाइट आ रही है, उस लाइट को आप न तो रे मानोगे, न तो वेव मानोगे, उसको मानोगे कि वो पार्टिकल नेचर है।
तो लाइट के बिहेवियर के हिसाब से लाइट के नेचर को हम लोग कंसीडर करते हैं, ठीक है ना। अब बच्चा कहेगा सर क्या है, रे है कि वेव है कि पार्टिकल है, क्या है? तो आप ऐसा नहीं बोल सकते हो क्या है, आप कहोगे सर कि लाइट जैसा बिहेवियर शो करेगी उसी हिसाब से लाइट को हम कंसिडर करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है बेटा जी। तो वो तो बात की बात है। आई थिंक इतनी बात आप समझ पाए कि दो कैटेगरी बनाई, रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स में इसको मैंने डील कर दिया है, और मैंने लाइट जो है स्ट्रेट पाथ चलती है उसका एग्जाम्पल देखो दिया मैंने। ये लाइट जो है स्क्रीन तक नहीं पहुंच पाई, क्यों? क्योंकि स्ट्रेट लाइन जलेगी, अब इसको होल आगे मिलेगा तभी पहुंच पाएगी। यहाँ पर जो कार्डबोर्ड है बिल्कुल यहाँ पर लाइट को ब्लॉक कर देगा, लाइट पहुंच नहीं पाएगी। लेकिन ये तीनों कार्डबोर्ड के जो होल है बिल्कुल एक लाइन में है, तब लाइट क्या है स्ट्रेट लाइन पहुंच के यहाँ पर स्क्रीन पर अपना स्पॉट बना दे। इसका मतलब क्या है कि आपने प्रूफ कर दिया कि लाइट हमारी क्या है, स्ट्रेट लाइन मूव कर रही है, ठीक है बेटा जी। यहाँ पर हमने आपको दिखाया है लाइट बीम और लाइट रे के बारे में। ये पूरा का पूरा टॉर्च है, इससे क्या है लाइट बीम निकलती है, ठीक है ना। और ये पूरी की पूरी बीम को जब एक साथ हम लाइट बीम निकल रही है और ए रे की तरह ट्रीट करते हैं एक एक करके, तो कहते हैं कि इट इज़ अ बंडल ऑफ सेवरल लाइट्स रे। तो बहुत सारी लाइट रे का जो बंडल होगा क्या बोलेंगे उसको, बीम बोलेंगे। और बिल्कुल एक नैरो बीम जो आप लोगे उसको बोलेंगे लाइट रे बोलेंगे। और ये लाइट रे क्या करेगी, ये इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है, कहाँ वो जा रही है। तो पूरी की पूरी बीम को हम एक रे की तरह ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है बेटा जी। तो वो आपका आ गया वेरी नैरो बीम ऑफ लाइट को बोलेंगे लाइट रे, ठीक है बेटा जी। अच्छा, अब सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। तो बड़े लोग आप लोग बड़े ध्यान देखना है इसको, क्योंकि आपके काम की चीज़ है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम क्या है, इसको हम म्यू से या तो हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, जिससे म्यू से या तो एन से। कुछ बुक में एन लिया गया, कुछ बुक में म्यू लेके चला हुआ है, ठीक है बेटा जी। आई थिंक मेरी बात आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। अब बेटा आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम डिफाइन करना है, तो कैसे करोगे, क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो आपने कहा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वास्तव में मीडियम की प्रॉपर्टी होती है, हर मीडियम की अपनी प्रॉपर्टी होती है। तो कैसे इसको डिफाइन करेंगे हम, कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिफाइन करेंगे हमें क्या करना पड़ेगा, हम उसको देख लेते हैं, ठीक है ना। जैसे आप कहते हो कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ये क्या होता है बेटा, c इज इक्वल टू 1/√μ0 ε0। μ0 क्या है, परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, और ε0 क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ऐसा आप जानते हो। और इसकी जो ये कहाँ होता है, ये वैक्यूम में होगा। और ये जो स्पीड होगी कितनी होगी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इस चीज़ को आप समझ रहे हो, कोई दिक्कत की बात तो नहीं बेटा ना। तो आपने कहा कि सर ये तो ठीक है। अच्छा, अगर लाइट किसी मीडियम में आ रही है, स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, तो लाइट की स्पीड चेंज होगी, क्योंकि मीडियम क्या करता है, मीडियम जो है लाइट की स्पीड को बदल देता है, चेंज कर देता है। तो कैसे देखेंगे, तो आप कहोगे सर स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम क्या होगा। अगर इसको हम cm से डिनोट करें, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, तो क्या होगा बेटा जी, यहाँ से देखो, ये होगा स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन √ रिलेटिव परमिबिलिटी ऑफ द मीडियम एंड रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। ये चीज़ हर बच्चे को आनी चाहिए। किसी भी मीडियम में लाइट को इस प्रकार से डिफाइन किया गया, ठीक है ना। और तो अब इसका मतलब लाइट कहाँ आ गई है, लाइट मीडियम में आ गई है। जैसे मान लो लाइट कहाँ आ गई है, लाइट मीडियम में आ गई है। अगर आपके पास कोई, मान लो ये मीडियम आपके पास है, ये
है ना। अब इस मीडियम में लाइट मान लो आ गई, और लाइट की स्पीड क्या मानी गई, cm है। और अगर ये मीडियम है तो इसकी अपनी क्या होगी, रिलेटिव परमिबिलिटी होगी, वो होगी म्यू आर। और इसकी अपनी क्या होगी, रिलेटिव परमिटिविटी भी होगी, हर मीडियम की होती है, एप्सिलॉन आर। होगी नहीं होगी बेटा जी। तो अगर हमें cm को डिफाइन करना कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, तो क्या करोगे, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन अंडर रूट म्यू आर एंड एप्सिलॉन आर। ठीक है बेटा जी, ये चीज़ आप बता दोगे। वास्तव में तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिफाइन कैसे किया गया, यही आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ये जो पार्ट आपका है, ये वाला पार्ट, नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। इस पूरे के पूरे पार्ट को बोलेंगे क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, आई थिंक। और इसको डिनोट करते हैं किससे, म्यू से। म्यू इज व्हाट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। तो आई थिंक मेरी बात आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। तो यहाँ से आप जो है लिख सकते हो कि स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम cm इज इक्वल टू c अपॉन म्यू। ये यानी कि किसी भी मीडियम में अगर लाइट आ रही है, किसी भी मीडियम में अगर लाइट आ रही है, तो लाइट की स्पीड तो कम होनी ही होनी है वैक्यूम के कंपेयर में, क्योंकि वैक्यूम में लाइट क्या है, स्पीड क्या है, c के बराबर है। जैसे मान लो ये आपका मान लो ये आपका कोई मीडियम है, ये कोई मीडियम आपका, ठीक है ना। इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। मान लो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो म्यू इक्वल टू 5 है, एज्यूम कर लिया, नो प्रॉब्लम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका 5 है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ऊपर हमारा वैक्यूम है ना। अब यहां से लाइट मान लो आ रही है, तो जो वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट क्या है, c के बराबर है, तो हम जानते हैं। लेकिन जब यही लाइट इसमें एंटर करेगी, जब ये लाइट इसमें एंटर करेगी तो इसकी स्पीड क्या होगी, चेंज होगी। मान लो वो हो गई cm, तो cm किसके कितना होगा, तो कहोगे cm जो हो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम जो बनेगा, बस आप क्या करो, स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में जो है c और उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उससे डिवाइड कर दो। ये तो 100% श्योर है कि जब मीडियम में लाइट एंटर करेगी तो उसकी स्पीड कम होगी। अब कितने से कम होगी, कहोगे सर कि जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उतने से कम हो जाएगी, उतना डिवाइड उतने टाइम क्या होगी, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन 5 कर दोगी। इसका मतलब आप याद रखो कि लाइट की स्पीड को मीडियम खा जाता है। ऐसे याद करोगे तो आपको याद रहेगा कि जैसे ही क्या है, लाइट मीडियम में एंटर किया, वैक्यूम से आकर के मीडियम में क्या उसने एंटर किया, तो इसकी स्पीड जो है कम होनी ही होनी है। उसे कम करने वाला कौन सा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। आई थिंक मेरी बात आप समझ गए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम डिफाइन कैसे करते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा जी है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम को हम म्यू से, और हम स्पीड ऑफ लाइट को किसी मीडियम में ऐसे डिफाइन करते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ये आई थिंक मेरी बात आप समझ पा रहे हो कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ऐसे इसको डिफाइन कर सकते हो। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं हो तो मैं आगे चल रहा हूँ बेटा जी, कोई प्रॉब्लम होगी तो हमें ज़रूर पूछना। और देखो ये आपका यूनिटलेस है, क्योंकि ऊपर भी स्पीड ऑफ लाइट है, नीचे भी स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, दोनों ऊपर दोनों ही स्पीड है, तो इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, इसलिए ये क्या होगा, यूनिट लेस होगा और डायमेंशन भी लेस होगा। आई थिंक मेरी बात आप समझ पा रहे हो, ठीक है बेटा जी। तो ये आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने यहाँ पर डिफाइन कर दिया, ठीक है ना। अगर मैंने आपसे कहा, मान लो मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको, तो आपको और भी समझ में आएगा। और इसको याद रखना आप लोग, एक मान लो एक मीडियम यहाँ पर हमने बनाया है ना, ये आपका मीडियम 1 है। दूसरा हमने मीडियम लिया, ये आपका मीडियम 2 है।
ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा इसमें, ठीक। अच्छा, अब मान लो लाइट आ रही है इस मीडियम में, मान लो वो यहाँ से आ रही है और इसमें एंटर कर रही है इस मीडियम में। तो पहले वाले मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है आपने μ1 ले लिया, दूसरे वाले का μ2 ले लिया, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो अब इसमें जो स्पीड ऑफ लाइट है, ये जो लाइट आपकी है मीडियम में आने के बाद उसकी स्पीड क्या हो गई, v1 हो गई। दूसरे मीडियम में जब लाइट एंटर किया तो इसकी स्पीड हो गई v2 हो गई। मीडियम अलग अलग है तो स्पीड, लाइट की स्पीड भी अलग होगी, ये आपकी लाइट ही आ रही है, ठीक है ना जी। तो अगर मैं आपसे पूछूं बताओ v1 को कैसे डिफाइन करो, v1 इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वन मीडियम, कहोगे सर कि क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। और यहाँ पर v2 कैसे डिफाइन करोगे, v2 इज व्हाट, स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। सेकेंड मीडियम में जो स्पीड है लाइट क्या है उसको v2 माना आपने, तो क्या होगा, ये स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन क्या होगा तुम्हारा, ये μ2 होगा। तो आपने कहा सर अलग अलग मीडियम में स्पीड, लाइट की स्पीड जो है अलग अलग है, इसमें कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। अगर हम दोनों को वेलोसिटी को हम रिलेशन लें कि v1 अपॉन v2 क्या होगा, तो कहोगे सर μ2 अपॉन क्या होगा, μ1 होगा। डिवाइड करके देख लेना, μ2 ऊपर आएगा, μ1 डिवाइड करोगे तो μ2 चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ये आ जाएगा आपका। मतलब वेलोसिटी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपस में रेसिप्रोकल होते हैं। देखो v1 ऊपर आया है, μ1 नीचे आया है, इसका मतलब ये रेसिप्रोकल है, v2 नीचे आया है, μ2 ऊपर आया है। इससे क्या आप निकालते हो, इसे निकालते हो कि जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और यहाँ भी सुना आपने देखा है, यहाँ भी तो ही दिख रहा है आपको, देखो ना, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम इज रेसिप्रोकल ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, नो प्रॉब्लम। तो आपने कहा कि सर इस तरीके से लाइट की जो स्पीड है वो मीडियम पर डिपेंड करती है, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा उस मीडियम में लाइट की स्पीड कम होगी। तो प्लीज़ इस बात को आप लोग याद रखना। ये बड़ा अच्छा रिलेशन है, कई बार पूछा भी गया, ठीक है बेटा। तो बेटा देखो आपने क्या देखा, आपने देखा कि किसी भी मीडियम में जो स्पीड की लाइट है, सॉरी जो किसी भी मीडियम में जो लाइट की स्पीड है ना, अगर उसको हम v लेते हैं तो कितना होता है, ये c अपॉन म्यू होता है ना, ये है ना। v इज व्हाट, स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, ऐसा हम लेके चल रहे हैं बेटा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा, तो इसमें जो पहली पॉइंट आप पॉइंट आउट करोगे, इसका मतलब जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज़्यादा होगा स्पीड उतनी कम होगी, ठीक है ना। तो वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा, अगर वैक्यूम की बात करें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वैक्यूम ये इज इक्वल टू 1 होता है। सबसे कम किसका होता है, वैक्यूम का होता है। आई थिंक मेरी बात आप समझ पा रहे हो। जैसे आपने कहा ना, यहाँ से जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल के आया था वो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, c अपॉन v आया था। वैक्यूम में अगर करोगे तो v को आपको c रखना पड़ेगा, क्योंकि लाइट अगर वैक्यूम में ही चल रही है, c तो फिक्स होगा ना, हमेशा c तो फिक्स होगा फॉर्मूले में। ये v क्या है, v इज़ द स्पीड ऑफ लाइट इन अ गिवन मीडियम, जिसमें लाइट चल रही है उसमें लाइट की स्पीड क्या है, v है। तो लाइट चल कहाँ रही है, वैक्यूम में, तो यहाँ आप c रखोगे, c अपॉन c आपको 1 ही देगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऐसे लिखो यहाँ पर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, वैक्यूम का, जो वैक्यूम में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो 1 होगा। इसका मतलब क्या है कि जो मीडियम में आपका, इसका मतलब क्या हुआ कि जो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा वो हमेशा 1 से बड़ा होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होता है, वैक्यूम का होता है। और जितना बड़ा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता जाएगा उतना ही क्या है, जितना बड़ा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता जाएगा उतनी ही स्पीड लाइट की कम होती जाएगी। ठीक है बेटा जी, आई थिंक मेरी बात आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। आपको पता है ना, एयर, वैक्यूम और एयर में डिफरेंसेस है ना बेटा जी। वैक्यूम बिल्कुल खाली होता है और एयर में पार्टिकल्स होते हैं। तो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर की बात करो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर
एयर का कितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, तो वो अप्रॉक्सीमेटली होता है जो 1.0003 होता है। वैक्यूम से तो बड़ा होगा, पक्का है, लेकिन कितना बड़ा होगा, 0.0003। ये अप्रॉक्सीमेटली जो है इज इक्वल टू क्या है, हम वैक्यूम के कंसीडर कर लेते हैं। ऐसा हम एज्यूम कर लेते हैं कि जो वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वही एयर का है। मतलब एयर में भी स्पीड ऑफ लाइट बहुत ज़्यादा डेविएट नहीं होती है, वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड के हिसाब से ही हम एज्यूम कर लेते हैं। एयर में वैक्यूम से तो कम होती ही होती है, लेकिन इतना कम होती है कि उसको हम इग्नोर कर सकते हैं। इसलिए हम ऑप्टिक्स में जब लाइट को डील करेंगे तो एयर में हम क्या, हमेशा एयर में हम ये मानते रहेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, वैक्यूम के बराबर ही है। इसलिए क्या है कि प्रैक्टिकली इसको हम एज्यूम कर सकते हैं। आई थिंक मेरी बात आप समझ पा रहे हो। इसके बाद जो है जितने भी आपके पास, जैसे आपने 4th पॉइंट हम ले रहे हैं, अगर हमने कहा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास की बात करें, ठीक है ना, ग्लास जो आपके पास ग्लास है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, ठीक है ना, ये अप्रॉक्सीमेटली 3/2 आता है, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, 3/2 आएगा। अच्छा, 5th बात करें कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, जिसका हमें यूज करना है, बार बार यूज करना, किसमें, ऑप्टिक्स में, जिसका बार बार जिस मटेरियल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम बार बार यूज करेंगे उसको हम थोड़ा सा पॉइंट आउट करा देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा बेटा जी, ये हो जाएगा 4/3 हो जाएगा, ठीक है ना। अगर इन दोनों को आपस में कंपेयर करो तो आप देखोगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास क्या होगा, बड़ा होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर से। तो मैं अगर पूछूं कि स्पीड ऑफ लाइट किस में फास्ट होगी, ग्लास में होगी कि वाटर में होगी, तो कहोगे सर वाटर में होगी। वैसे भी अगर मैं पूछूं आपसे कि वाटर और ग्लास में कौन सा मटेरियल जो है डेंस है, तो आप कहोगे सर कि ग्लास क्या है, डेंस है, वाटर ग्लास के रिस्पेक्ट में रेयर है ना। तो आप कहोगे सर जब लाइट जाएगी किस में जाएगी, ग्लास में जाएगी, तो लाइट की स्पीड बहुत ही कम हो जाएगी इन कंपेयर टू वाटर। तो वाटर में और ग्लास में लाइट की स्पीड ज़्यादा किस में होती है, तो कहोगे सर वाटर में होती है, क्योंकि वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो कम होता है। तो ऐसे आप लोग कंपैरिजन करा के काम चला सकते हो। आई थिंक मेरी बात आप समझ गए। तो कुछ आपका एयर में कितना है, वैक्यूम में कितना है, ग्लास में कितना है, वाटर में कितना है, इन सब चीज़ों को आप लोग समझ गए। तो मैं अब आगे बढ़ूँगा, ठीक है बेटा। अब बेटा हम लोग 6 पॉइंट देखते हैं कि हमारे पास 2 मीडियम है, एक मीडियम 1 है, एक आपका मीडियम 2 है ना। और दोनों मीडियम को जो लाइन डिवाइड करे उसको बोलते हैं इंटरफेस करते हैं। उसको ऊपर वाला जो है ना, उसको इंटरफेस को बोलते हैं इंटरफेस। देयर आर 2 मीडियम, एक मीडियम 1। अच्छा, पहले वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपने क्या मान लिया, μ1, और दूसरे क्या मान लिया, μ2, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो आपकी लाइट है, ये इंसिडेंट कर रही है, ये पहले मीडियम में आई, दूसरे मीडियम पे जब यहाँ पर इंटरफेस पे जब इंसिडेंट करेगी, 2 फिनोमेना होगा। एक तो लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी उसी मीडियम में, लाइट का कुछ पार्ट क्या होगा, लाइट का कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाएगा, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड लाइट। ये किसे बोलते हैं, इंसिडेंट लाइट, इंसिडेंट लाइट, ठीक है ना। आई थिंक मेरी बात आप समझ गए, ठीक है। और ये आपकी रिफ्रैक्टेड लाइट है जो दूसरे मीडियम में आ गई, ये, ठीक है ना। तो ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अच्छा, ये जो लाइट आ रही है ना मीडियम 1 में, क्या इस लाइट के पास अपनी स्पीड होगी? आप कहोगे सर बिल्कुल स्पीड होगी। तो क्या इस लाइट के पास जो स्पीड होगी वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगी? आप कहोगे सर नहीं, क्योंकि ये लाइट किस मीडियम में है, μ1 मीडियम में है। वैक्यूम में अगर होगी तो इतना होगी, लेकिन किसी मीडियम में चल रही है ये, तो इसकी स्पीड ऑफ लाइट वो μ1 के हिसाब से डिसाइड होगी, ठीक है बेटा जी। तो मान लिया कि स्पीड, जो लाइट की स्पीड है इस मीडियम में, मान लो कितना है, v1 है। स्पीड क्या है, जो लाइट की स्पीड कितनी है, v1 है, ठीक है ना। अच्छा, आपको पता है कि अगर लाइट है तो उसके पास फ्रीक्वेंसी भी होगी, क्योंकि ऑसिलेशन हो रहा है। अभी मैंने पढ़ाया था आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट करते हैं, तो लाइट के पास फ्रीक्वेंसी भी होती है।
क्या फ्रीक्वेंसी होगी, मान लो f1 फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी इज व्हाट, नंबर ऑफ ऑसिलेशन, और उसकी वेवलेंथ कितनी है, लाइट के पास वेवलेंथ भी होती है λ1। तो आपने कहा कि पहले से मान लीजिए ये देखो ना इस तरीके से, ये हमारे पास लाइट जो मैंने बनाया था आपको इस प्रकार से होता है ना, उसका ऑसिलेशन ऐसे है ना। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो एनर्जी चल रही है, देखो मैं समझा रहा हूँ आपको, थोड़ा समझा दूँ कि एनर्जी जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक चली, ठीक है बेटा जी। तो आपने कहा यहाँ पर टाइम क्या है, यहाँ पर 0 टाइम है, यहाँ पर टाइम t है। तो टाइम टेकन बाय द एनर्जी, टाइम टेकन बाय द वेव फ्रॉम 0 to t, ये कंप्लीट साइकिल हुआ। तो फ्रीक्वेंसी क्या बनेगी, फ्रीक्वेंसी बनेगी आपकी 1 टाइम पीरियड। तो लाइट के पास जो फ्रीक्वेंसी होगी कैसे निकाल, 1 टाइम पीरियड निकालेंगे। और वेवलेंथ क्या होगी, वेवलेंथ जो है लाइट की जो लेंथ है, जो उसके एक वेव की पूरी लेंथ, उसको बोलते हैं वेवलेंथ। या आपने कहा ट्रफ से लेके ट्रफ तक, या तो क्रस्ट से लेके क्रस्ट तक, है ना। तो आपने कहा कि पूरा का पूरा यहाँ से आप कह सकते हो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की पूरी लेंथ क्या कहलाएगी, वेव लेंथ कहलाएगी, पूरी की पूरी वेव, ठीक है बेटा जी। या तो आप ऐसा भी बोल सकते हो कि सर यहाँ से यहाँ तक पूरा का पूरा वेव लेंथ का, यहाँ से लेके पूरा का पूरा लैम्ब्डा कहलाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये भी पूरी की पूरी वेव लेंथ है यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक। या तो आप यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक पूरी की पूरी वेव लेंथ, उसको लैम्ब्डा बोलते हैं। तो लाइट के पास क्या है, लाइट के पास वेलोसिटी भी है, फ्रीक्वेंसी भी है और वेवलेंथ भी है, ठीक है ना। तो पहले मीडियम में आपने कहा V1, F1 और λ1 तीनों है इसके पास, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। व्हाट हैपन, जब लाइट यहाँ पर इंसिडेंट किया और जब रिफ्लेक्ट हुई, तो रिफ्लेक्टेड जो लाइट है उसकी वेलोसिटी क्या होगी, जो रिफ्लेक्टेड लाइट है उसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो क्योंकि जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो μ1 मीडियम में ही चल रही है, तो उसकी वेलोसिटी v1 होगी, नो प्रॉब्लम। फ्रीक्वेंसी क्या होगी, क्योंकि उसी मीडियम में है तो फ्रीक्वेंसी भी लाइट की सेम होगी, ठीक है बेटा जी। वेवलेंथ क्या है, उसी मीडियम में तो सेम होगी। मतलब अगर सेम मीडियम में है लाइट, चाहे रिफ्लेक्ट होकर आ रही हो चाहे कैसे भी है, अगर उसी मीडियम में लाइट चल रही है तो उसकी वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ कुछ भी नहीं बदलने वाली है। तो रिफ्लेक्टेड लाइट, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ बेटा जी, ध्यान देना। जो रिफ्लेक्टेड लाइट है और इंसिडेंट लाइट है बिल्कुल सेम नेचर रख रही है वेलोसिटी में, फ्रीक्वेंसी में और वेवलेंथ में, ठीक है ना, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। व्हाट हैपन, जो आपकी रिफ्रैक्टेड लाइट है, दूसरे मीडियम में अगर लाइट आ गई तो क्या होगा। तो बेटा आपने कहा कि सर दूसरे मीडियम में लाइट आ गई तो पक्का है कि लाइट की स्पीड तो बदलेगी। तो स्पीड तो आपकी v1 नहीं रहनी, क्योंकि मीडियम आपका बदल गया, स्पीड आपकी बदल गई v2, ठीक है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, और आपको याद रखनी है, मैं इस पे जोर दे रहा हूं बेटा जी, कि लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है, जो नंबर ऑफ ऑसिलेशन है, वो मीडियम पर डिपेंड नहीं करता है। तो जो इसकी फ्रीक्वेंसी होगी वो तो f1 ही होगी, वो चेंज नहीं होगी। अगर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो उसकी स्पीड चेंज होगी, वो ऑब्वियस है, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। स्पीड के चेंज होने से वेवलेंथ भी चेंज होती है, कुछ और हो जाएगी, बट जो फ्रीक्वेंसी है वो चेंज नहीं होगी। जो फ्रीक्वेंसी पहले मीडियम में थी वही फ्रीक्वेंसी दूसरे मीडियम में है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ आपको परेशान नहीं करने वाला है, प्लीज़ इस पर आप लोग फोकस करना। अच्छा, लैम्डा का मतलब होता है लेंथ। क्या होता है, लेंथ होता है। जितना ज़्यादा वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी उतना अधिक आपका लैम्डा होगा। क्यों बेटा जी, लेंथ का मतलब यहाँ से 0 से लेकर t तक, यही तो लेंथ है ना, लेंथ है। जितना ज़्यादा वो क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल करेगी उतना अधिक लैम्डा होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर लाइट की स्पीड ज़्यादा है तो वो लेंथ ज़्यादा कवर करेगी। अगर वो लेंथ ज़्यादा कवर करेगी तो उसका लैम्डा भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर स्पीड ज़्यादा हुई तो लेंथ क्या होगी, ज़्यादा होगी, और लेंथ ज़्यादा होगी तो वेवलेंथ ज़्यादा होगा। ये रिलेशन अगर आपको याद रहेगा तो अच्छी बात है, ठीक है बेटा जी। आई थिंक मेरी बात आप समझ पा रहे हो,
ठीक है ना। तो रिलेशन क्या हुआ, तो आपने कहा कि वास्तव में जो वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी और लैम्डा का जो रिलेशन होता है उसको देख लो। ध्यान से देखना बेटा जी, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो वेलोसिटी जो फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी वो होती है v अपॉन लैम्डा, वेलोसिटी ऑफ लाइट अपॉन वेवलेंथ ऑफ लाइट इन अ मीडियम, याद रखना। अच्छा, फ्रीक्वेंसी चेंज होती है क्या? नहीं चेंज होती है। अगर मीडियम को चेंज करो तो क्या एफ चेंज होगा? नहीं चेंज होगा। तो क्या चेंज होगा? लाइट की स्पीड चेंज होगी, लाइट की वेव। अगर फ्रीक्वेंसी को फिक्स करना है तो जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी वैसे वैसे वेवलेंथ भी बढ़ेगा, तभी तो इनका रेशियो फिक्स होगा। और जैसे जैसे स्पीड क्या होगी, कम होगी, वैसे वैसे वेवलेंथ भी क्या होगा, कम होगा। एफ इक्वल टू क्या होता है? वी अपॉन लैम्डा होता है। ठीक है बेटा जी। और आपको पता है कि अगर दो मीडियम है, अगर मान लो दो मीडियम आपने लिया तो दोनों मीडियम में एफ बराबर है। देखो इसमें अगर एफ बराबर है तो क्या होगा बेटा जी? V2 अपॉन लैम्डा 2 इज इक्वल टू V1 अपॉन लैम्डा 1। क्योंकि इसमें अगर डिफाइन करो तो क्या आएगा बेटा जी? दूसरे में जो F1 कितना आएगा? F1 इज वॉट? V2 अपॉन लैम्डा 2 आ जाएगा। फ्रीक्वेंसी इज वॉट? वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ। और इसमें डिफाइन करो, इसमें जो F1 आएगा वो क्या आएगा? V1 अपॉन क्या आएगा? लैम्डा 1 आएगा। क्योंकि दोनों में फ्रीक्वेंसी सेम है तो V1 अपॉन लैम्डा 1 इज इक्वल टू V2 अपॉन लैम्डा 2, ये भी सेम होगा। ये इंपॉर्टेंट रिलेशन बता रहा हूँ आपको, याद रखना आप लोग। ये दोनों क्या होंगे? सेम होंगे। आई थिंक मेरी बात आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है बेटा जी। अगर इसको यहाँ से हम चेंज करते हैं तो क्या होगा? अगर V1 को नीचे लेके आओ तो क्या होगा? V2 अपॉन V1 इज इक्वल टू लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1। ठीक है बेटा जी। ये और यहाँ से क्या निकल के आ रहा है कि V प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, मतलब अगर लाइट की वेवलेंथ ज़्यादा है या लाइट की वेलोसिटी ज़्यादा है तो वेवलेंथ भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। और हमको जानते हैं इस रिलेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं कि V2 अपॉन V1 इज इक्वल टू लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1। अच्छा, V2 अपॉन V1 क्या होता है? होता है μ1 अपॉन μ2। तो वेलोसिटी, वेवलेंथ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इनको मैंने कोरिलेट कर दिया। बस आपको ये सोचना है कि वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो आपकी बाइक लेंथ अधिक कवर करेगी। अगर ये आपको पता हो जाएगा, आपके बाइक, आप बाइक पे एग्जांपल ले लो कि आपके बाइक की स्पीड क्या है? ज़्यादा है, तो बाइक लेंथ क्या करेगी? 1 सेकंड में ज़्यादा ट्रेवल करेगी। इसका मतलब बाइक की स्पीड ज़्यादा है तो लेंथ ज़्यादा होगी। लेंथ का मतलब लैम्डा, यानी लाइट की स्पीड अगर किसी मीडियम में ज़्यादा है तो उस लाइट की वेवलेंथ भी ज़्यादा होगी। ठीक है ना। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बिल्कुल रेसिप्रोकल होगा। तो मैं आपसे पूछूं कि वैक्यूम में वेवलेंथ ज़्यादा होगी या मीडियम में, तो कहोगे सर वैक्यूम में ज़्यादा होगी। ठीक है ना। और यहाँ से रिलेशन निकाला जाए तो आप ये भी कह सकते हो कि जो वेवलेंथ है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के रेसिप्रोकल है। ऐसा क्यों? क्योंकि जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कम होगी, और स्पीड ऑफ लाइट अगर कम होगी तो वेवलेंथ भी कम होगी। आई थिंक इतने कॉन्सेप्ट को आप समझ गए, और बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है इस कॉन्सेप्ट को आप बिल्कुल बड़े ही ध्यान से पढ़ना और इसको प्रॉपर तरीके से पॉइंट आउट कर लेना। अभी रे ऑप्टिक्स में मैं पूरी तरीके से एंटर नहीं किया हूँ, इंट्रोडक्शन पार्ट था, इंट्रोडक्टरी पार्ट था। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको लेक्चर समझ में आया होगा। जहाँ डाउट होगा बेटा हमसे डिस्कस करना। थैंक यू।